एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज इस चैनल पे आपको साइंस की नई प्रैक्टिस सेट देने जा रहे हैं और ये सारा आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो काफ़ी केयरफुली इन सारे क्वेश्चंस को कीजिएगा। और इसके जो पीडीएफ हैं, अगर आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको मिल जाएंगे सारे पीडीएफ। आप वहाँ से डाउनलोड करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। और इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ रहेगा, आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, द सेफेस्ट टेम्परेचर फॉर कीपिंग फूड फ्रेश इन ए रेफ्रिजरेटर इज। वैसा कौन सा टेम्परेचर है जिस पे फूड जो है वो फ्रेश रह सकता है रेफ्रिजरेटर में, या फिर रेफ्रिजरेटर में कितना टेम्परेचर रखा जाता है ताकि फूड जो है वो ख़राब ना हो, सेफ़ रहे। इसके ऑप्शंस हैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 8 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 10 डिग्री सेंटीग्रेड। सी का मतलब सेंटीग्रेड है, यहाँ फ़ारेनहाइट में नहीं दिया हुआ है। आप एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में या सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए एक फार्मूला होता है, आप उसे ज़रूर याद रखिएगा। F = 9/5 डिग्री C + 32, ये एक फार्मूला होता है और इसे आप कन्वर्ट कर सकते हो डिग्री C को फ़ारेनहाइट में। फ़िलहाल यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि सेफेस्ट टेम्परेचर मतलब सबसे अच्छा टेम्परेचर कौन सा होता है। तो इसके लिए मैं बता दूँ, ये इसका करेक्ट आंसर होगा ए। 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो सबसे सेफेस्ट टेम्परेचर होता है फूड प्रिजर्वेशन के लिए रेफ्रिजरेटर में, या फिर यूँ कह लीजिए कि रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर जो है वो फूड को प्रिजर्व रखने के लिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। आपको मैं हमेशा ही बोलती आई हूँ कि जो भी क्वेश्चंस आपको मिले पहले उसको खुद से करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद जो मैं आपको आंसर बताऊँ उससे आप उसे मैच कीजिए और आपका कितना करेक्ट हुआ है ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इससे हमें पता चलेगा कि हम किस लेवल का क्वेश्चन आपको दे रहे हैं और आप कितना कर पा रहे हो। आपकी तैयारी भी आप एनालाइज कर सकते हो कि आपने कितना प्रिपेयर कर लिया है, और इसके साथ साथ हम भी ये कर पाएंगे कि आपको और किस तरह का क्वेश्चन दें ताकि आपकी तैयारी जो है वो काफ़ी अच्छी हो सके। अगला क्वेश्चन है, बायोटेक्निक इन विच अल्ट्रासोनिक साउंड इज़ यूज्ड। ऐसा कौन सा बायोटेक्नोलॉजी है जिसमें अल्ट्रासोनिक साउंड यूज किया जाता है। अल्ट्रासोनिक साउंड, आपको मैं बता दूं कि आप जैसे मैं बहुत सारे क्वेश्चंस पिछले जो भी प्रैक्टिस सेट है उसमें दिया हुआ है कि एक्सरेज वगैरह या जो जो भी रेज हैं, जो इंफ्रारेड हो गए, विजिबल रेज हो गए, इन सब के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको दी हुई हैं। तो ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़िएगा और पढ़ने के लिए आप लूसेंट यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर जो जिनका भी साइंस बैकग्राउंड रहा हो वो 11th-12th की केमिस्ट्री की बुक पढ़ सकते हैं, फिज़िक्स की बुक पढ़ सकते हैं या बायो की बुक भी पढ़ सकते हैं। कुछ कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स, वहाँ से उनका काफ़ी अच्छा तैयारी हो सकता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है अल्ट्रासोनिक साउंड, इसके ऑप्शंस हैं सोनोग्राफी, ईसीजी, ईईजी एंड एक्सरे। सोनोग्राफी में यूज़ किया जाता है एक्चुअली अल्ट्रासोनिक साउंड, इसका करेक्ट आंसर होगा ए। और आप जानते हो सोनोग्राफी किया जाता है जनरली प्रेगनेंसी में, ये पता करने के लिए कि बेबी का डेवलपमेंट जो है वो किस तरह से हो रहा है। इसके अलावा जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में पता करने के लिए भी सोनोग्राफी की जाती है, या इसे शॉर्ट में आप अल्ट्रासाउंड भी कहते हो। तो अल्ट्रासोनिक साउंड से सोनोग्राफी की जाती है, आप काफ़ी इजली इससे याद रख सकते हो इस लॉजिक से। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन हमारा है अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। अल्ट्रासोनिक आर साउंड वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स जो होती हैं उनका फ्रीक्वेंसी कितना होता है। इसके ऑप्शंस हैं ग्रेटर दैन 20,000 हर्ट, ये 20,000 हर्ट से ज़्यादा, लेस दैन 10,000 हर्ट्स, सॉरी यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, ये कॉमा होगा, 10,000 हर्ट, एंड इक्वल टू 1,000 हर्ट्स, एंड डी में नन। इसका नन ऑप्शन नहीं होगा। एंड अल्ट्रासोनिक साउंड वेव का जो फ्रीक्वेंसी होता है
ये फ्रिक्वेंसी जनरली बैट्स जो आप बहुत बार ये पूछा गया है कि बैट कितने साउंड को सुन सकते हैं या कौन सा साउंड उनके लिए अच्छा होता है, तो ये एक्चुअली अल्ट्रासोनिक साउंड्स को वो ईजिली सुन सकते हैं। और इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो ग्रेटर दैन 20,000 होती है। ग्रेटर दैन 20,000 को अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं। और वो बैट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे से सुन पाती हैं, चमगादड़ जिसे हम कहते हैं हिंदी में। तो ये भी याद रखिएगा इसके साथ। और इसकी फ्रिक्वेंसी भी याद रखिएगा, ये बहुत बार बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा हुआ है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ फ्लाइट ऑफ सुपरसोनिक जेट। कौन सा निम्न में से कौन सा ऐसा इफेक्ट है जो सुपरसोनिक जेट के उड़ने से होता है, मतलब कौन सा प्रभाव पड़ता है सुपरसोनिक जेट के उड़ने से। इसके ऑप्शंस हैं एयर पॉल्यूशन, आई डिजीज, डिप्लीशन इन ओजोन लेयर एंड नन। ये चार ऑप्शंस हैं आपके। और पूछा जा रहा है कि सुपरसोनिक जेट की वजह से सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पे पड़ता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, डिप्लीशन इन ओजोन लेयर। सुपरसोनिक जेट्स जो होती हैं उनसे एक्चुअली वो ओजोन को, मतलब ओजोन आप जानते हो O3 होता है, इसको कन्वर्ट कर देता है O2 एंड फिर O में। इसको नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं इस तरह को। और ये नेसेंट ऑक्सीजन में इसको कन्वर्ट कर देता है अल्ट्रासोनिक जेट्स जो भी होती हैं। तो इससे ओजोन लेयर का डिप्लीशन होने लगता है, ये सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता है, ये याद रखिएगा। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे वनडे एग्जाम्स में पूछा हुआ है। और जो भी क्वेश्चंस मैं आपको देती हूँ वो एक्चुअली कहीं ना कहीं पूछा हुआ है और पूछ सकता है, तो इसे काफ़ी अच्छे तरीके से कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, द ऑप्टिमम साउंड लेवल फॉर ह्यूमन बीइंग इज। ह्यूमन बीइंग के लिए ऑप्टिमम साउंड लेवल कितना होना चाहिए, मतलब कितना साउंड उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा। इसके ऑप्शंस है 90 dB, 60 dB, 120 dB एंड 200 dB। dB का मतलब होता है डेसिबल। साउंड वेव को हम डेसिबल में मेजर करते हैं, या साउंड वेव्स का जो यूनिट रखा गया है वो डेसिबल रखा गया है, और इसे शॉर्ट में हम डीबी कहते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, कभी कभी बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछ देता है कि डेसिबल क्या है, या डेसिबल से हम किस चीज़ को मेजर करते हैं, या साउंड वेव्स को मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं। तो ये आपका डेसिबल जो है एक यूनिट है जो साउंड वेव को मेजर किया जाता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऑप्टिमम साउंड लेवल ह्यूमन के लिए कितना होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, 60 डेसिबल जो है वो ऑप्टिमम साउंड लेवल होता है ह्यूमंस के लिए। आदमी के लिए सबसे ज़्यादा ये फ्रिक्वेंसी हो गई, या मतलब ऑप्टिमम लेवल इसको कहते हैं 60 dB। वैसे WHO के हिसाब से मैक्सिमम साउंड लेवल जो है वो नॉर्मल अच्छा रहने के लिए वो 45 डेसिबल होता है। ये भी याद रखिएगा, ये भी एक एग्ज़ाम में पूछे हुआ है कि WHO के हिसाब से कितना साउंड लेवल जो है वो अच्छा है, मतलब नॉर्मल है ह्यूमंस के लिए, या नॉर्मल जिसे हम नॉइज़ नहीं कह सकते हैं, तो वो 45 डेसिबल उन्होंने रखा है। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ रेडिएशन इज यूज्ड इन रिमोट कंट्रोल ऑफ ए टेलीविज़न। किस तरह का रेडिएशन जो है वो रिमोट कंट्रोल, मतलब टेलीविज़न के रिमोट कंट्रोल में यूज़ किया जाता है, किस तरह के रेडिएशंस को। इसके ऑप्शंस हैं इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट रेड, विजिबल रेज एंड माइक्रोवेव। टेलीविज़न में कभी भी माइक्रोवेव का यूज़ नहीं किया जाता है, टेलीविज़न के लिए रेडियो वेव्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो रिमोट कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है वो एक्चुअली इंफ्रारेड होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, इंफ्रारेड यूज किया जाता है फॉर कंट्रोल ऑफ टेलीविज़न। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर्स आर यूज्ड फॉर। ट्रांसफार्मर किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। इसके ऑप्शंस हैं कन्वर्टिंग AC इंटू DC, कन्वर्टिंग DC इंटू AC, टू स्टेप अप DC वोल्टेज, टू स्टेप अप एंड डाउन AC वोल्टेज। ये चार ऑप्शंस हैं आपके पास। सबसे पहले आपको बता दूं, कन्वर्टिंग AC इंटू DC
इसके लिए हमें किसी डिवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो एक्चुअली पड़ती है बेसिकली जो लाइट आपको मिलती है वो डायरेक्ट कनेक्शन होता है, मतलब डीसी होता है, और उसको अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करने के लिए जनरली हम इन्वर्टर यूज़ करते हैं। तो कन्वर्टिंग डीसी इनटू एसी, मतलब डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करने के लिए इन्वर्टर यूज किया जाता है। ये भी एक बार पूछे हुआ है क्वेश्चन कि इन्वर्टर किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो इन्वर्टर यूज़ किया जाता है डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए, और हम डायरेक्ट डीसी यूज़ नहीं कर सकते हैं घर में। तो हाउस होल्ड चीज़ों के लिए एसी यूज़ किया जाता है, और उसके लिए हम इन्वर्टर रखते हैं। डीसी वोल्टेज को स्टेप अप स्टेप डाउन करना काफ़ी मुश्किल होता है। एसी को हम कर सकते हैं स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। तो बेसिकली ट्रांसफॉर्मर्स जो है वो यूज़ किया जाता है टू स्टेप अप एंड डाउन एसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज को स्टेप अप एंड डाउन करने के लिए यूज़ किया जाता है ट्रांसफॉर्मर्स को। इसका करेक्ट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन इज। सन से एनर्जी का सोर्स क्या होता है, या यूँ कह लीजिए कि सन में जो एनर्जी जनरेट होती है वो किस तरह की होती है, या किस तरह से वो एनर्जी जनरेट होती है। इसके ऑप्शंस हैं न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड नन। न्यूक्लियर फिजन नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा बी, न्यूक्लियर फ्यूजन। सन के कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, और उस फ्यूजन की वजह से एनर्जी जनरेट होती है। और आप जानते हो कि सन में हाइड्रोजन और हीलियम प्रेजेंट होता है, और उसके हाइड्रोजन के फ्यूजन की वजह से एनर्जी जनरेट होती है, और इसीलिए न्यूक्लियर फ्यूजन के आधार पे हाइड्रोजन बॉम्ब तैयार किया गया है। हाइड्रोजन बॉम्ब जो है इसी के बेसिस पे तैयार किया गया है, इसको याद रखिएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन पे। क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो उसको तैयार करने के लिए न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो यूज़ किया जाता है। वहीं एटम बम जो है वो न्यूक्लियर फिजन पे काम करता है। एटम बॉम्ब तैयार किया जाता है न्यूक्लियर फिजन पे। तो सन से जो एनर्जी जनरेट होती है वो होती है न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इसमें कोई रोल नहीं होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली होता है जब रेडिएशंस हम मेटल पे डालते हैं, तो उसकी एनर्जी की वजह से वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। मतलब आप जब रेडिएशंस डालते हो तो उस रेडिएशंस की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें एनर्जी जनरेट होती है। और इसके लिए काफ़ी फार्मूलाज वगैरह बनाए गए हैं, जिससे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए, वेव नंबर कैलकुलेट करने के लिए, या फ्रीक्वेंसी या वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक और क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि जो इंटेंसिटी होती है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हुआ या एन वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो एक्चुअली ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी के। कितना इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा ये डिपेंड करता है उसकी इंटेंसिटी पे, एंड काइनेटिक एनर्जी कितना मिलेगा इस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को ये डिपेंड करता है उसकी फ्रिक्वेंसी पे। मतलब काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड डिपेंड करती है इंटेंसिटी पे। और ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, आप इसे कॉपी पेन से नोट भी करके रख सकते हैं अपने पास। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है द गैस यूज्ड टू इन्फ्लेट द टायर्स ऑफ एन एयरक्राफ्ट इज। एयरक्राफ्ट के टायर्स को मतलब चलाने के लिए किस गैस का यूज किया जाता है। इसके ऑप्शंस हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम एंड नियॉन। इसमें हाइड्रोजन नहीं यूज़ किया जाता है, हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल यूज़ किया जाता है, लेकिन टायर्स को इन्फ्लेट करने के लिए एयरक्राफ्ट के
बेसिकली जो यूज़ किया जाता है वो होता है नाइट्रोजन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। हीलियम और नियॉन आप जानते हो वो इनर्ट गैसेस होती हैं, और बेसिकली हीलियम्स को यूज़ किया जाता है स्क्यूबा डाइवर्स के लिए। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा हुआ है। स्क्यूबा डाइवर्स को हीलियम और नाइट्रोजन का मिक्सचर दिया जाता है जिससे उनका बॉडी हाई प्रेशर को मेंटेन कर सके। प्रेशर, क्योंकि आप जानते हो कि जब सी लेवल में काफ़ी अंदर जाएंगे तो हाई, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर होती है, और उस प्रेशर से बाहर निकलते वक्त हमें एक डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है, और उसमें हीलियम जो है वो यूज़ किया जाता है। तो ये भी बहुत बार पूछा गया है कि स्क्यूबा डाइवर्स के लिए कौन सा गैस यूज़ किया जाता है, तो हीलियम यूज़ किया जाता है उसमें। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड स्ट्रेंजर गैस। किसको स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है? इसके ऑप्शंस हैं आर्गन, नियॉन, जेनॉन, नाइट्रस ऑक्साइड। आपको मैं बता दूं, नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो लाफिंग गैस में यूज़ किया जाता है। ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों में अंतर होता है। तो NO2 नाइट्रस ऑक्साइड होता है और इसको यूज़ किया जाता है लाफिंग गैस में। आर्गन भी और नियॉन, जेनॉन, ये आप जानते हो इनर्ट गैसेस हैं तीनों, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसे हम स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। आप जानते हो कि जितने भी इनर्ट गैसेस होती हैं या जो नोबल गैसेस हैं, मतलब हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन, ये सारे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन, ये सारे इनर्ट गैसेस होती हैं, और ये कभी भी रिएक्ट नहीं करती हैं, रिएक्शन नहीं करती हैं किसी भी चीज़ के साथ। लेकिन यहाँ पे जेनॉन जो है वो कुछ हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के साथ रिएक्शन कर लेता है। हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव मतलब फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, ये फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है, और इसीलिए हम इसे स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। ये भी याद रखिएगा कि इसको हम क्यों स्ट्रेंजर गैस कहते हैं, क्योंकि जितने भी इनर्ट गैसेस हैं या नोबल गैसेस हैं वो किसी से रिएक्शन नहीं करती हैं, लेकिन जेनॉन जो है वो ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन से रिएक्शन करके काफ़ी कंपाउंड्स बनाते हैं, और उन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, स्ट्रेंजर गैस जेनॉन को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच गैस इज यूजुअली फिल्ड इन दी बैलून्स। बैलून्स में बेसिकली किस गैस को फिल किया जाता है? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा हुआ है। इसके ऑप्शंस हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीलियम। आप जानते हो कि सबसे छोटा एंड हल्का गैस जो होता है वो होता है हाइड्रोजन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और इसका साइज़ काफ़ी छोटा होता है। एक ही सेल इसमें प्रेजेंट होता है और ये काफ़ी हल्का भी होता है। लेकिन ये बैलून्स में नहीं यूज़ किया जाता है, ऑक्सीजन भी नहीं किया जाता है। बैलून्स में बेसिकली हीलियम यूज़ किया जाता है, और इसका करेक्ट आंसर होगा डी। हीलियम क्योंकि इनर्ट गैस भी होता है और ये किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, इन्फ्लामेबल नहीं होता है। हाइड्रोजन इन्फ्लामेबल होता है। अब बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन जब भरोगे तो आप जानते हो कि फ्यूज़न होने लगेगा, और फ्यूज़न की वजह से एनर्जी जनरेट होगा और बैलून फट जाएगा, तो इसलिए हाइड्रोजन को यूज़ नहीं किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज़ नहीं किया जाएगा क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों एक साथ होता है। ऑक्सीजन भी नहीं किया जाता है क्योंकि ऑक्सीजन का वेट ज़्यादा हो जाता है। तो हीलियम बेसिकली फिल किया जाता है, ना ही रिएक्टिव होता है, ना ही बहुत ज़्यादा वेट होता है। हीलियम का आप जानते हो एटॉमिक नंबर 2 होता है। अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट रिएक्टिव अमॉन्ग दी हैलोजेंस इज। हैलोजन आप जानते हो कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन होते हैं। ऑप्शंस में ही यही है इस क्वेश्चन के, और इसमें पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अब ये है कि क्यों रिएक्टिव होता है, तो ये इसलिए होता है क्योंकि आप जानते हो कि इसका साइज काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। पीरियोडिक टेबल में जैसे ही आप नीचे से ऊपर आओगे साइज घटता जाता है, और लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो साइज़ घटता है।
और आप जानते हो कि ये आपका अपर लेफ्ट साइड में है, मतलब ये सबसे छोटा पार्टिकल होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में, और छोटा होने की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इसके साथ साथ ये हाईली इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन निगेटिव कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। तो हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव होने की वजह से, और इसकी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ईएन वैल्यू जो होती है वो 4 होती है, इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ह्यूमस किस चीज़ का एग्जाम्पल है? इसके ऑप्शंस हैं सॉइल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल वायर्ड, ऑर्गेनिक कोलवायर्ड एंड नन। सॉइल स्ट्रक्चर, बेसिकली जब भी ह्यूमस की बात आती है तो हम सोचते हैं कि सॉइल स्ट्रक्चर होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सॉइल में पाया जाने वाला एक उर्वरक होता है, या यूँ कह लो कि एक ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। क्रिस्टल वायर्ड भी नहीं होगा क्योंकि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इसका नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ये एक ऑर्गेनिक कोलवायर्ड होता है। कोलवाइड से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली इमल्सन से, आप जानते हो कि मिल्क एक इमल्सन होता है, और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मिल्क एक तरह का इमल्सन होता है। अगला क्वेश्चन है, विच गैस इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर में किस गैस को यूज किया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन कभी भी यूज नहीं किया जा सकता है, आपको पहले ही मैं बता चुकी हूँ, ये इन्फ्लामेबल होता है। ऑक्सीजन भी यूज नहीं किया जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन आग को और बढ़ा देगा। ऑक्सीजन से रिएक्शन को ही हम एक्चुअली बर्निंग कहते हैं, या फिर फायर कहते हैं, या जलना कहते हैं ऑक्सीजन से रिएक्शन को। तो ऑक्सीजन को कभी भी एज ए फायर एक्सटिंग्विशर हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। फायर रिटार्डेंट भी मतलब फायर रिटार्डर इसको नहीं बना सकते हैं, ये हमेशा ही आग को बढ़ाने का काम करता है। सल्फर डाइऑक्साइड भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज होगा और वो आग को और ज़्यादा बढ़ा देगा। तो इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ किया जाता है एज ए फायर एक्सटिंग्विशर। इसमें कार्बन एंड ऑक्सीजन जो है वो काफ़ी डबल बॉन्ड से बंधे हुए होते हैं, और वो आग को बुझाने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम फॉस्फाइड इज यूज्ड एज। एल्युमिनियम फॉस्फाइड किसकी तरह यूज किया जाता है? ये एक्चुअली AlPH3 कहते हैं इसको, एल्युमिनियम फॉस्फाइड। इसके ऑप्शंस हैं इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, रोडेंटिसाइड एंड फ्यूमिगेंट। एल्युमिनियम क्योंकि हैवी मेटल होता है, तो इससे जो भी बनाया जाता है वो छोटे चीज़ों के लिए नहीं यूज़ किया जाएगा। जैसे इसको फ्यूमिंग एजेंट की तरह हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होगा क्योंकि एल्युमिनियम पॉइजनस होता है। फंगीसाइड भी यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि फंजाई काफ़ी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, और इसके लिए इतनी हैवी मेटल के किसी भी तरह की कंपाउंड को यूज़ नहीं किया जा सकता है। रोडेंटिसाइड की तरह भी यूज़ नहीं किया जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, इंसेक्टिसाइड की तरह इसको यूज किया जाता है, ये याद रखिएगा। एल्युमिनियम फॉस्फाइड इज यूज्ड एज एन इंसेक्टिसाइड। अगला क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ हेरिडिटी इन आवर बॉडी इज कॉल्ड। हमारी बॉडी में यूनिट ऑफ हेरिडिटी हम किसे कहते हैं? इसके ऑप्शंस हैं क्रोमोजोम, डीएनए, जीन एंड न्यूक्लियस। क्रोमोजोम पे डीएनए प्रेजेंट होता है, और डीएनए जीन्स का एक पार्ट होता है, और ये सारा स्ट्रक्चर जो है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस में क्रोमोजोम होते हैं, क्रोमोजोम पे डीएनए होता है, और डीएनए का मतलब जीन्स जो है वो डीएनए के पार्ट होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, जीन जो है वो यूनिट ऑफ हेरिडिटी कहलाता है हमारी बॉडी में। डीएनए को हम यूनिट ऑफ हेरिडिटी नहीं कहते हैं। डीएनए भले ही ट्रांसफ़र करता है, जेनेटिक कैरेक्टर्स को कैरी करता है, लेकिन उसे हम हेरिडिटी का यूनिट नहीं कहते हैं। जीन्स को हम यूनिट ऑफ हेरिडिटी कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है, और इस तरह के क्वेश्चंस हम हमेशा रॉन्ग करके आते हैं। तो आप ढंग से पढ़िए और याद रखने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।
किसी चैप्टर में भी आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, किस तरह की चीज़ें हो रही हैं। अगला क्वेश्चन है विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज किया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं साइनोबैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस एंड नन। इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि क्या होगा, हम किसको बायो फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ करते हैं। अगर आप नहीं बता पाए तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में इसको बताऊंगी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ नॉट फाउंड इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में क्या नहीं पाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं सेल वॉल ऑफ सेलुलोज, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड नन। एनिमल सेल में न्यूक्लियस रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी रहता है और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ये याद रखिएगा, पावर हाउस ऑफ द सेल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। सिर्फ एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होता है, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। सेल वॉल नहीं होता है, वैक्यूल एब्सेंट रहते हैं, किसी किसी में प्रेजेंट भी होते हैं लेकिन काफ़ी स्मॉल होते हैं वो। और प्लास्टिड्स भी एब्सेंट होते हैं, प्लास्टिड्स भी एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट हो गया, ल्यूकोप्लास्ट हो गया, एमाइलोप्लास्ट हो गया। जो भी प्लास्टिड्स होती हैं वो एक्चुअली एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट होती है, वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल और प्लांट सेल को काफ़ी अच्छे से पढ़िएगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ एनिमल सेल इज कॉल्ड पावर हाउस। आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहा जाता है। इसके ऑप्शंस हैं सेल वॉल, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड इंटायर सेल। इंटायर सेल को पावर हाउस नहीं कहते हैं, सेल वॉल को भी नहीं कहते हैं, न्यूक्लियस को भी नहीं कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन होता है। आप जानते हो हमारी बॉडी में जो एनर्जी जनरेट होती है वो एटीपी के फॉर्म में होती है। इसका फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये भी याद रखिएगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसको कहते हैं और ये इसको एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है। बहुत सारे एग्जाम्स में इस तरह से पूछा हुआ है कि हमारी बॉडी में हम एनर्जी करेंसी किसे कहते हैं, तो एनर्जी करेंसी हम एटीपी को कहते हैं और इसका फॉर्मेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। अगला एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज बिल्ट अप ऑफ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना हुआ होता है? इसके ऑप्शंस हैं प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट एंड बोथ ए एंड बी। ए एंड बी मतलब बोथ प्रोटीन एंड लिपिड, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो प्रोटीन एंड लिपिड दोनों का ही बना होता है। सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, उसके बाद लिपिड होता है और कुछ कुछ जो सेल होती हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है लेकिन बहुत स्मॉल अमाउंट में। जैसा कि आप जानते हो जो हमारा आरबीसी होता है उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में मतलब 55% टोटल आपका प्रोटीन प्रेजेंट होता है एंड सिर्फ उसमें 8% कार्बोहाइड्रेट होता है। ये भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है। 45% प्रोटीन होता है, 8% कार्बोहाइड्रेट होता है और बाकी लिपिड होता है। तो ये कुछ कुछ सेल्स में कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं लेकिन बेसिकली प्रोटीन एंड लिपिड होता है। तो ये टोटल 20 क्वेश्चन है आपके। इसके अलावा आप याद रखिएगा, आपको और किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों ने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। और अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज़ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।